गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू एपेक्स बायोलॉजी क्लासेस हजारीबाग। आज हम लोग देखेंगे मनुष्य में जनन प्रक्रिया कैसे होती है, यानी हम लोग सिलेबस में जो तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग हाईलाइट किए हैं, इसको हेडलाइंस दिए हैं। यह है सबसे पहला टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके पहले चैप्टर में भी हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या, किसे कहते हैं और हम इसे किसे डिफाइन करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जब एक स्पीशीज के दो अलग अलग सेक्स एक दूसरे से आसानी से अलग अलग किसी खास कैरेक्टर के आधार पर पहचाने जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं और उन्हें अलग अलग हम परिभाषित कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए फेनोमेनन और प्रोसेस व्हेन द मेल एंड फीमेल स्पीशीज ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज आर identified, differentiated from one another with the help of certain sexual characters, and such phenomenon is known as sexual dimorphism, and such organism are known as sexually dimorphism. Sexual dimorphism और sexual dimorphic organism को sexually dimorphic कहते हैं और प्रोसेस को sexual dimorphism कहते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जितना कैरेक्टर्स होता है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को तीन भागों में बांटा गया है, तीन ग्रुप में बांटा गया है। उसमें से पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स, तीसरा है एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स को हम लोग गोनैड भी बोलते हैं, जिसमें मेल में टेस्टिस आता है और फीमेल में ओवरीज आता है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, ये दोनों को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इन्हें हम गोनैड भी बोलते हैं और इनका काम है गैमिट तैयार करना। जैसे मेल में मेल गैमिट यानी स्पर्म और फीमेल में फीमेल गैमिट यानी ओवम। तो यह मतलब हुआ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो काम करता है, एक तरफ ये गैमिट तैयार करता है और दूसरा काम ये सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है। इनका काम हुआ गैमिट तैयार करना और सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना। तो मेल में टेस्टिस, जहां से बनेगा स्पर्म और हार्मोन तैयार होगा टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, जिसका काम होगा ओवम तैयार करना और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना। दूसरा नंबर है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दरअसल ये रिप्रोडक्टिव डक्ट और ग्लैंड है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे? सबसे पहले देखिए मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्क्रोटम, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। यानी ये रिप्रोडक्टिव डक्ट और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिन्हें हम मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, इनका काम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करना, गैमिट को ट्रांसपोर्ट करना और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करना। ये ना ही गैमिट को बनाते हैं ना ही सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इन सबों को एक साथ संयुक्त रूप से मिला के कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में। इसी तरह फीमेल में आया फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा, वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। इन सबों को मिलाकर फीमेल में कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनका भी फीमेल में वही काम है जो इनका मेल में, यानी ये भी क्या करता है, ना गैमिट बनाता है ना सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। सिंपल मीनिंग है कि ये क्या करता है, गैमिट को ट्रांसपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, मतलब मिल्क सिक्रीशन का काम करता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद यानी पार्चुरेशन के बाद चाइल्ड नरिशमेंट में ये
मदद करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के मेल में टेस्टिस को छोड़कर बाकी जितना बचा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में ओवरी को छोड़कर बाकी जितना बचा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ डिफरेंशिएट किया गया। मेल में देख रहे हैं आप, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आएगी तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिल जाएगा और दोनों मिलाकर पूरे को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसलिए इसी तरह से फीमेल में ओवरी और ये पूरे सारे को मिलाकर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो ये कहलाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का ये मतलब हुआ कि ये तीनों मिलाकर ये दो हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, और ये तीसरा नंबर है एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाया जाने वाला वो कैरेक्टर है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं करता। एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इनडायरेक्टली हेल्प करने वाला वैसा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जिसके आधार पर हम मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से अलग पहचानते हैं, अलग करते हैं, उसकी एक अपनी पहचान होती है, उसका उन दोनों के आधार पर हम उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, अंतर करते हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन्हीं रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसका एक टेबल भी, डिफरेंस टेबल भी आपको नोट्स में मिला हुआ है, उसको हम पीडीएफ में भेजे हैं, वो देख लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि दीज आर सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स व्हिच प्ले इन डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन एंड दे डिफरेंशिएट मेल फ्रॉम फीमेल और फीमेल फ्रॉम मेल। मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से हम बाहरी एक्सटर्नल सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पर, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग पहचानते हैं, अलग अलग करते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स को हम एक साथ संयुक्त रूप से कहते हैं एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इन तीनों को एक साथ मिला करके कह दिया गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुल मिलाकर यही हुआ कि ये ऐसा सिस्टम है, सीधा मीनिंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मेल या फीमेल में, ह्यूमन बीइंग्स में मेल या फीमेल में, इस पेल्विक रीजन में पाया जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो रिप्रोडक्शन का काम करता हो, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता हो, जो गैमेट बनाता हो, गैमेट को रिसीव करता हो, गैमेट को स्टोर करता हो, गैमेट को फ्यूज करने में मदद करता हो, गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का काम करता हो, चाइल्ड डेवलपमेंट का काम करता हो, पार्चुरेशन का काम करता हो, और पार्चुरेशन के बाद फीमेल में चाइल्ड इंड्यूसमेंट के लिए लैक्टेशन का काम करता हो। तो इन सारी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर, इन सारे अंगों को एक साथ मिलाकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काम करता है, भाग लेता है, कुछ डायरेक्ट भाग ले रहा है, कुछ इनडायरेक्ट भाग ले रहा है। इन सारे को मिलाकर एक साथ कह दिया गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और प्रोसेस को हम लोग सीधा सीधे बोले रिप्रोडक्शन। अब आप आइए, कहता है क्या कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिक फेजेज और इवेंट्स, मेन फेज क्या है, कितने फेजेज में कौन कौन से इवेंट्स में ये पूरा होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है। क्योंकि हम यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे चल करके आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखिएगा। फर्स्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, और सारे टर्म्स एंड टॉपिक्स को हम पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, फिर बाद में हम आपको आगे चल करके हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स बता देंगे। ये पहला करता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, और ये हो गया फर्टिलाइजेशन यानी बीज, और ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया बीच वाला फर्टिलाइजेशन, और इसके पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो महत्वपूर्ण काम आता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, और सेकंड नंबर है फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन फीमेल में होने वाले वो सारे इवेंट एक साथ मिलाकर कह दिया गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारा प्रोसेस आता है, हम यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं आगे। अभी फिलहाल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल है, जिसको डायोसियस भी बोलते हैं, विविपेरस है यानी चाइल्ड डिलीवरिंग है, इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल, विविपेरस और सेक्सुअली डायमॉर्फिक बोलते हैं। जहां इतना सारा
इवेंट पूरा होता है, जिसमें आप देखिए सारे इवेंट्स को हम आपको शॉर्ट फोकस किए हुए हैं। पहला नंबर है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट कितने तरह का होता है भाई? स्पर्म और ओवम। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम बनने को ओजेनेसिस कहते हैं। यानी मेल में गैमेटोजेनेसिस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस का नाम ओजेनेसिस। सीधा मीनिंग हो गया कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज नोन एज oogenesis। ये पहला हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ये प्री फर्टिलाइजेशन का है। दूसरा प्रोसेस है इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर होता है, यानी मेल से मेल गैमेट कॉपुलेशन के दरमियान ट्रांसफर होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। कैसे? हम लोग इसको बोला जाता है कि डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट और सीमेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग कॉपुलेशन। प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ गैमेट। और तीसरा नंबर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये जब मेल गैमेट मेल से ट्रांसफर होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब पहुंचता है और उसी फैलोपियन ट्यूब में फीमेल के ओवरी से ओवम पहुंचा हुआ होता है। वही दोनों गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद एक तीसरी प्रक्रिया जिसको हम यहाँ पे दिखाए थे पहले, जिसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ? गैमेट बना और गैमेट ट्रांसफर हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जायगोट बनेगा और जायगोट बनने के बाद वो एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो फिर चाइल्ड का निर्माण करेगा। तो आप देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी लंबी प्रक्रिया को, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उस लंबी प्रक्रिया को, जहां जायगोट एक चाइल्ड के रूप में विकसित होता है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे पीरियड को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन या प्रेगनेंसी। जेस्टेशन या प्रेगनेंसी जो ह्यूमन फीमेल में 40 वीक्स बोलिए, 280 दिन बोलिए या 9 मंथ्स बोलिए में कंप्लीट होता है। ये इतना ड्यूरेशन में ह्यूमन फीमेल में कंप्लीट होता है। और पूरे 9 मंथ को 3-3 महीने करके 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। पहले, दूसरे, तीसरे महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथे, पांचवें, छठे को सेकंड ट्राइमेस्टर और सातवें, आठवें, नौवें को थर्ड या लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इस पूरे 3 मंथ के दरमियान में, पूरे 3 ट्राइमेस्टर के दरमियान में, इस पूरे 9 मंथ के दरमियान में ये पूरा प्रोसेस क्या क्या कंप्लीट होता है सो देखिए। इसमें फर्स्ट लिखे हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फैलोपियन ट्यूब से धीरे 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 6 से 8 दिनों के अंतर्गत, 6 से 10 दिनों के अंतराल में ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस पहुंचता है। इस बीच में जो उसका डिवीजन होता है जायगोट का, उसी डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। दूसरा नंबर है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है? जायगोट जो धीरे धीरे बढ़ते हुए डिवाइड करता हुआ वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस पहुंच रहा है और फीमेल के यूट्रस में जाकर जुड़ जाता है, उसी के जुड़ने को कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि 4 से 6 दिन में वो फैलोपियन से यूट्रस पहुंच गया और 6 से 10 दिन के दरमियान, अक्सर 7वें 8वें दिन में वो मदर के यूट्रस से जुड़ गया, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जो जायगोट अब धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कन्वर्ट हुआ, वो उसके अंदर जितने टिश्यू सेल्स तैयार हुए वो सारे सेल्स 3 परत में अरेंज हो जाएंगे, 3 प्राइमरी जर्म लेयर में अरेंज हो जाएंगे। बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म। यानी पहले इंडोडर्म बना, फिर मेसोडर्म बना, फिर एक्टोडर्म बना। ये तीनों प्राइमरी जर्म लेयर को हम लोग डर्म लेयर बोलते हैं। प्रोसेस को हम लोग गैस्टुलेशन बोलते हैं और स्टेज को हम लोग, उस स्टेज को बोलते हैं गैस्टुला। गैस्टुला। अब क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, वो डेवलपिंग एम्ब्रायो और मदर वाल के चारों तरफ एक प्लासेंटा का निर्माण होता है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बैरियर का काम करता है, सारे आवश्यक पदार्थों का, आवश्यक कार्यों में उसको मदद करता है। प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लासेंटा। स्ट्रक्चर को प्लासेंटा, प्रोसेस को प्लासेंटेशन। अब क्या कहता है कि ये लास्ट स्टेज है जो पूरे
जो जर्म लेयर बना वो तीनों जर्म लेयर बना वो तीनों जर्म लेयर से इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से डेवलपिंग फीटस के, डेवलपिंग चाइल्ड के सेल के सारे बॉडी के टिश्यूज, ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये पूरा जब ऑर्गेनोजेनेसिस तक पहुंचता है, जब कंप्लीट होता है, तो उसका जेस्टेशन पीरियड पूरा हुआ, उसका प्रेगनेंसी पूरा हुआ, 9 मंथ कंप्लीट हुआ, नाउ द फीटस बिकम्स रेडी टू एक्सपेल्ड आउट, नाउ द फीटस बिकम्स रेडी फॉर डिलीवरी फ्रॉम द यूट्रस ऑफ मदर। यहाँ क्या क्या है, उस प्रोसेस को कहते हैं लोग पार्चुरेशन यानी बर्थ। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा होने के बाद, प्रेगनेंसी समाप्त होने पर एक फुल टर्म ग्रोन अंगवन को, एक फुली फॉर्म ग्रोन अंगवन को, फुल टर्म ग्रोन अंगवन को मदर के यूट्रस से बाहर आने के प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं बर्थ। बर्थ ये प्रोसेस हम आगे चलकर आपको डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे कि पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, पूरा समय कितना लगता है, और तीनों स्टेज में अलग अलग कितना समय लगता है, ये आगे चलकर हम लोग डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे इस बात को। अभी यहाँ पे हम सिर्फ परिचित करा रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद है लास्ट प्रोसेस का नाम है लैक्टेशन, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद, पार्चुरेशन के बाद मदर के मेमोरी ग्लैंड द्वारा चाइल्ड नरिशमेंट के लिए मिल्क का निर्माण होना, मेमोरी ग्लैंड में स्टोर होना, और फिर बच्चे के निप्पल, मदर निप्पल को सक करके उस मिल्क को चूसना, पूरे प्रोसेस को प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मदर के मेमोरी ग्लैंड द्वारा मिल्क के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन, जो अक्सर चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। इतना सारा प्रोसेस यानी गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, और फिर इस जेस्टेशन में आप क्या देख रहे हैं, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, प्लेसेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन आप दिमाग में इसको रखिए, नोट्स में आपका सारा डिटेल्स है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम बारी बारी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग देखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सारे अंगों के बारे में आपको यहाँ नाम जानना है, उसका शेप, साइज, पोजीशन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब जानना है। और जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम इसका डिजॉर्डर्स बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले कौन कौन से कॉमन डिजॉर्डर्स हैं। देखिए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मानव जनन तंत्र में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, कौन कौन सा भाग पाया जाता है, उसका क्या नाम है और वो कहाँ पाया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है और वो क्या कार्य करता है। फर्स्ट नाम देखिए, इसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, जिसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, जिसमें मेल में 3 तरह का एसेसरी सेक्स ग्लैंड पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। याद रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत इतने सारे पार्ट्स, इतने सारे भाग, इतने सारी संरचना, इतने सारे अंग पाए जाते हैं, जिनका नाम आपके बीच में दिया हुआ है, जिनके बारे में डिटेल्स, स्क्रोटम क्या है, कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। स्क्रोटम के बारे में, टेस्टिस के बारे में, वासा इफ्रेंसिया के बारे में, एपिडाइमिस के बारे में, वासा डिफरेंसिया के बारे में, वास डिफरेंस के बारे में, इजैकुलेटरी के बारे में, डक्ट के बारे में, यूरेथ्रा, पेनिस और ये तीनों ग्लैंड के बारे में। चूंकि जब इस सारी चीजों को देखिएगा तो आपके नोट्स में डायग्राम भी बना हुआ है, नोट्स डिटेल लिखा हुआ है, तो आप एक बार नोट्स को भी पढ़िएगा, वीडियो को भी देखिएगा, तो सारा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इतना समझने के बाद मेल में जब हम इतना समझ लेंगे, फिर हार्मोनल कंट्रोल में जाएंगे, प्यूबर्टी में जाएंगे, मेल सेक्स एक्ट में जाएंगे और उसके बाद डिजॉर्डर्स में जाएंगे, तब हमारा ये खत्म होगा। और इसके बाद फिर हम जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को आपको बताएंगे, फिर उसी तरह से इसमें भी हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ाएंगे, फिर प्यूबर्टी भी पढ़ाएंगे। प्यूबर्टी के बाद फिर इसमें आपको हम आगे टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन आज तक हम
आज तक जो हम लोग का टॉपिक है, आज का जो क्लास है वो हम यहीं तक रख रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।